नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद बाकुले एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं 1789 की फ्रांस की क्रांति जो हुई उसके अपन कारणों पर डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये 20 अंकों का क्वेश्चन आपके आ सकता है। आधुनिक विश्व का इतिहास जो है वो पेपर आपका सेकंड सेमेस्टर में लगने वाला है, तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूँ। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था आधुनिक विश्व का जो इतिहास आपका पेपर लगने वाला है उसके बड़े बड़े जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मैंने बताए थे, तो उनको मैं बढ़िया तरीके से यहाँ पर डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने दिख रहा है फ्रांस की क्रांति के कारण। ये क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि 1789 की फ्रांस की क्रांति के कारणों का विवेचन कीजिए। तो अपन को ये सारे के सारे कारण बताने होंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे धार्मिक कारण, उसमें ये सारे के सारे आ जाएंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे सामाजिक कारण, समाज के बारे में कि फ्रांस का समाज कैसा था। इसके बाद में अपन आर्थिक कारण पढ़ेंगे और इसके बाद में फिर अपन पढ़ेंगे राजनीतिक कारण। तो धार्मिक कारणों पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रांस जो है वो यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश माना जाता है, यूरोप का एक प्रमुख देश माना जाता है और फ्रांस में स्थिति बेकार है। 1789 के पहले फ्रांस की स्थिति बहुत बेकार है। धार्मिक क्षेत्र, धर्म के क्षेत्र में बेकार है और यहाँ पर आप देखोगे समाज, जो सामाजिक स्थिति है वो भी बेकार है लोगों की, और आर्थिक यानी उनके जो कमाई का जरिया है लोगों का, किसान मजदूर, उनकी हालत ख़राब है और राजनीतिक स्थिति भी भ्रष्ट हो चुकी है। इसलिए इसके आधार पर ये कारण दे रखे हैं। तो पहला कारण आपके सामने दिख रहा है धार्मिक कारण। इसमें पहला आप पॉइंट पढ़ोगे धर्माधिकारियों को विशेषाधिकार प्राप्त होना। कोई भी शब्द का अर्थ यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके टुकड़े कर लीजिए। इसका संधि विच्छेद आप करोगे तो धर्म प्लस अधिकारी यह आएगा। तो धर्म अलग हो गया, अधिकारी यानी धर्म को चलाने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे फ्रांस में, उनको विशेष अधिकार प्राप्त थे। जिस प्रकार आप भारत में देखते हो तो ब्राह्मण समाज प्रमुख माना जाता है हिंदू समाज में, तो उसको विशेष अधिकार प्राप्त थे। उसी प्रकार यहाँ फ्रांस में भी जो ईसाई धर्म चलता था उसके अधिकारियों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, क्योंकि धर्म को चलाने के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। यहाँ पर जो कौन होते थे ये अधिकारी? अमीर जो वर्ग आता था फ्रांस में उसको ये धर्म का ठेका दे रखा था और वो ही अधिकारी होते थे यहाँ पर धर्म को चलाने वाले, धर्म की बातों को जनता तक पहुँचाने वाले। इस प्रकार आप मान सकते हो। तो इनके पास में एक तो भूमि बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। इनके पास में कर नहीं लिया जाता था, जैसे आम लोगों के, मजदूरों, किसानों के पास में फ्रांस में कर लिया जाता था। मध्यम वर्ग जो था, डॉक्टर या शिक्षित जो था, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, इनके पास में कर लिया जाता था। लेकिन ये जो अमीर थे ना, जो अधिकारी थे, धर्म के ठेकेदार थे, इनके पास में कर नहीं लिया जाता था और ये कर वसूल करते थे जनता से, जिस कर को क्या बोलते हैं? टीथ कर। इनके पास में अपने न्यायालय होते थे, न्यायालय में है ना जो न्याय करते थे ये लोग। अब इस चीज़ को आप कैसे समझोगे? भारत में आप देखोगे तो ब्राह्मणों की जो स्थिति थी वो ही स्थिति इनकी थी, यानी अच्छी स्थिति थी। पहले आपने सुना होगा ब्राह्मण समाज के पास में भूमि बहुत ज़्यादा होती थी। शासक है ना जो उनको भूमि दान में दिया करते थे, उनके पास में कर भी नहीं लिया, उनके पास में कर भी नहीं लेते थे, वो खुद कर वसूल करते थे और वो ही न्याय करते थे। तो ब्राह्मण की जो स्थिति थी वो ही स्थिति है ना जो फ्रांस में इन अमीरों की थी। तो इनको विशेष अधिकार देना जनता के, जो फ्रांस की जनता है उसको बेकार लगा और ये क्रांति हुई। इसके बाद में और एक बात आपको पता है कि कोई भी क्रांति होती, कोई भी आंदोलन होता है, उसके एक कारण नहीं होते, ये बहुत सारे कारण मिलकर इस फ्रांस की क्रांति को एक साथ विस्फोट के रूप में अपन के सामने लाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अगला आप देख रहे हो फ्रांस में कैथोलिक धर्म का प्रभुत्व है। कैथोलिक धर्म या चर्च बोल दो आप,
मैंने बात की थी कि यूरोप में ईसाई धर्म चलता था। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जो ईसाई धर्म है ना, ईसाई धर्म, उसके संप्रदाय थे प्रमुख रूप से दो। एक तो कैथोलिक, एक तो कौन सा था, कैथोलिक, और एक था प्रोटेस्टेंट। ठीक है, तो ये प्रमुख संप्रदाय थे, तो इसका ज़्यादा बोलबाला था। ठीक है, तो इसका प्रभुत्व है ना जो फ्रांस में भी था, क्योंकि यूरोप में ही फ्रांस आ रहा है, तो इसका प्रभुत्व ये कैथोलिक जो चर्च है, धर्म है, इसका प्रभुत्व फ्रांस में था। क्यों था? फ्रांस में इसके अनुयायी ज़्यादा थे, यानी इस संप्रदाय को फॉलो ज़्यादा करते थे। दूसरा, लुई 16वां, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वां था। वो भी इस कैथोलिक धर्म से जुड़ा हुआ था, कट्टर समर्थक अपन मान सकते हैं, इसके सिद्धांतों को फॉलो करता था। तो ये कैथोलिक धर्म का प्रभुत्व होना भी वहाँ के लोगों को है ना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि प्रोटेस्टेंट संप्रदाय भी तो था ना, इसके लोग भी इसमें जुड़े हुए थे। यानी प्रोटेस्टेंट संप्रदाय में तो कुछ अनुयायी जुड़े हुए होंगे ना, तो उन्होंने भी विरोध किया, और इसका प्रभुत्व है ना जो जनता को अच्छा नहीं लगा, और इसके अंतर्गत है ना जो बहुत सारी बुराइयां भी थी। इसी कारण पिछली वीडियो में मैंने बढ़िया तरीके से बात की थी। अगला कारण बना कैथोलिक धर्म में व्याप्त भ्रष्टाचार। अभी अभी मैंने बात की कि इसके अंदर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार भरा हुआ था। ये जो संप्रदाय था ये थोड़ा सही था, लेकिन इसमें बहुत सारी बुराइयां थी। इसके जो अधिकारी थे वो भ्रष्ट हो चुके थे, शराब पीते थे, लोगों से धोखाधड़ी करते थे, पैसे लेते थे उनके पास में। तो ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार इसके अंतर्गत फैला हुआ था। और इसमें जो पादरी वर्ग था ना, कैथोलिक धर्म में या कैथोलिक चर्च में प्रमुख अधिकारी ये पादरी हुआ करते थे, जो उच्च वर्ग में आते थे, और ये है ना जो इनके इस कैथोलिक धर्म के अधिकारी के रूप में लोगों से पैसे हड़पते थे और बढ़िया तरीके से ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे। ठीक है, दूसरा, यहाँ के जो सामंत थे उनकी स्थिति भी अच्छी थी। तो इन सामंतों के जो पुत्र होते थे वो इनके पास में पदों को खरीद लेते थे। इसके अंतर्गत कैथोलिक धर्म में जो पद होते थे उनको ये सामंत के जो पुत्र होते थे वो खरीद लेते थे। अब खरीदा हुआ जो पद है, इनके पास में वो नॉलेज नहीं है, धर्म की शिक्षा देने में भी तो नॉलेज चाहिए ना, वो नॉलेज है नहीं, और बढ़िया तरीके से इनके जो निर्णय है कैथोलिक धर्म के अंतर्गत वो सही तरीके से फॉलो नहीं करोगे। यदि मान लीजिए आप टीचर बनना चाहते हो और आपने पेपर खरीद कर है ना जो एग्ज़ाम दे दी और आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, अब आपने मेहनत से जो भी नहीं लगे, और ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, तो वो क्या पढ़ाएंगे आगे जाके? ऐसा ही यहाँ पर था। तो इसमें भ्रष्टाचार यानी बहुत सारी बुराई आती है, तो ये भी प्रमुख कारण बना। तो अपन ने है ना जो धार्मिक कारणों पर डिस्कस कर लिया है, अब अपन सामाजिक कारण पर डिस्कस करेंगे। यानी इसमें शब्द निकाल दो समाज। ठीक है, अपन बात करेंगे समाज पर। ठीक है, अपन बात करेंगे किस पर? समाज पर। तो इसके अंतर्गत समाज में 3 वर्ग होना, ये पूरा का पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा? समाज में 3 वर्ग होना, या आप ऐसे लिख सकते हो इसको, ये यहाँ पर जगह नहीं थी, समाज 3 वर्गों में विभक्त होना। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। और एक बात आप ध्यान में रखना, इसको 12 से कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो आपको है ना जो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जिस प्रकार भारत में समाज है ना जो 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यहाँ पर है ना जो वर्ग चलता है, और यहाँ पर 3 वर्गों में समाज बटा हुआ था। तो इसमें भी काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में सामंत और पादरी आते हैं जो अच्छी स्थिति थी इनकी। मध्यम वर्ग में जो शिक्षित लोग थे, जैसे आप लेखक, कलाकार, साहित्यिक यानी साहित्यिक क्षेत्र में जो रहते हैं ना उनको साहित्यिक बोला जाता है, और वकील, डॉक्टर और जज, ये किस वर्ग में आते हैं? मध्यम वर्ग में। इनकी थोड़ी बहुत स्थिति अच्छी थी, ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी। लेकिन जो निम्न वर्ग था ना, किसान, मजदूर, कारीगर, इनकी स्थिति बहुत बेकार थी। तो इनकी स्थिति तो इतनी अच्छी थी, इनके पास में पैसे भी थे, मेहनत भी नहीं करते थे। ये है ना जिनके पास में टैक्स वसूल करते थे, ये टैक्स नहीं देते थे, ये टैक्स देते थे, ये टैक्स देते थे। तो इससे क्या हुआ कि समाज में 3 वर्ग तो विभक्त थे, लेकिन ये तो गरीब ही है ना, इनके पास में टैक्स नहीं लिया जा रहा, तो ये अमीर होते गए। और इससे है ना जो
लोगों के अंदर है जो असंतोष था, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, और फिर उसके बाद में यही विरोध करेंगे और फ्रांस की क्रांति होगी। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। एक चीज़ और समझो, जिस प्रकार भारत में वर्ण व्यवस्था में आप देखोगे कि ब्राह्मण जो समाज है उसकी स्थिति अच्छी थी, न उसके पास में कर लिया जाता। क्षत्रिय समाज उसकी स्थिति भी ठीक थी, वैश्य समाज उसकी स्थिति, लेकिन शूद्र समाज की स्थिति ठीक नहीं थी। तो इससे क्या हुआ कि शूद्र समाज तो कट गया ना समाज से, और भेदभाव उत्पन्न हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा हुआ, भेदभाव चल रहा था, क्योंकि इनके पास में तो कोई कर ही नहीं लिया जा रहा है, इनके पास में कर लिया जा रहा है, लेकिन इनके पास में कोई कर नहीं लिया जा रहा है, इनके पास में भूमि है। तो आप मान सकते हो कि एक प्रकार से भेदभाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और इन्होंने विरोध कर दिया और ये क्रांति हो गई। इसके बाद में आप पढ़ोगे समाज में असमानता। अभी मैंने बात की कि ये तीनों वर्गों में विभक्त होने के कारण असमानता हो ही रही थी कि आप यानी उच्च वर्ग के पास में तो आप कर नहीं ले रहे हो, इनके पास में भूमि है, इनके पास में पैसे हैं, मध्यम वर्ग के पास में थोड़ा बहुत है लेकिन इनके पास में भी कर ले रहे हो, और ये जो किसान मजदूर कारीगर ये कितने रुपए कमाते हैं एक दिन के, और इनके पास में आप कर ले रहे हो। तो फिर समाज में असमानता उत्पन्न हो गई। जिस प्रकार भारत के समाज में असमानता उत्पन्न थी उसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा हुआ और क्रांति को जन्म हुआ। मध्यम श्रेणी का विकसित होना। अब ये जो मध्यम वर्ग था ना, ये धीरे धीरे विकसित हो गया, क्योंकि ये एक शिक्षित वर्ग था। क्या था? शिक्षित वर्ग। ये शिक्षित वर्ग होने के कारण ये थोड़ा बहुत जानता था, और जो शिक्षित हो जाता है ना वो गलत को नहीं सहता है। इसलिए इन सारों ने मिलकर क्रांति को भड़काया, लोगों को जागरूक किया, जिसमें लेखक आता है, कलाकार आता है, साहित्यिक, वकील, डॉक्टर और जज। अब ये कैसे काम करेंगे? लेखकों ने है ना जो अपनी पुस्तकों के माध्यम से यहाँ के जो शासक थे उनका विरोध किया, जनता तक बात पहुँची। कलाकारों ने गीतों के माध्यम से कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से लोगों को बताया कि फ्रांस के जो शासक हैं लुई 16वां, लुई 15वां किस प्रकार भ्रष्ट हैं और शोषण कर रहे हैं लोगों का। इन्होंने है ना जो साहित्य रचकर, और साहित्य जो पढ़ता है ना उसका दिल है ना लगी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में वकील, डॉक्टर, जज, इन सब ने मिलकर है ना जो शोषण हो रहा था उसका विरोध किया, और ये भी प्रमुख कारण बना। ये मेन कारण है जनता को प्रेरित करने के लिए, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे आर्थिक कारण पर चलते हैं। हमने समाज के बारे में डिस्कस कर लिया। इसमें पहला पढ़ोगे दोषपूर्ण अर्थ विभाजन। अर्थ विभाजन का मतलब जो पैसे कमाने का जो साधन है उनका विभाजन गलत तरीके से कर रखा आपने। उच्च वर्ग को तो आपने भूमि दे रखी है, वो बढ़िया तरीके से है ना जो और किसी को लगाकर उसमें भूमि में कृषि करेगा और सारा का सारा पैसा इसके पास में जाएगा। इनके पास में है ना जो कोई ज़मीनें है नहीं। पैसे कमाने के साधनों का विभाजन है ना जो बढ़िया तरीके से नहीं कर रखा इन्होंने। मध्यम वर्ग के पास में भी भूमि नहीं है, इसके पास में भूमि है, तो आपने तो कमाई के साधनों पर है ना जो विभाजन बढ़िया तरीके से कर ही नहीं रखा, तो यह भी विवाद का कारण बना। दोषपूर्ण कर व्यवस्था। आप जो कर ले रहे हो सभी के साथ में है ना समान लो ना कर। आप उच्च वर्ग के पास में भी कर लो, मध्यम वर्ग के पास में तो आप कर ले ही रहे हो, इनके पास में भी कर ले रहे हो, तो समान लो। ऐसे मत करो कि उच्च वर्ग के पास में आप कर ले ही नहीं रहे। ये कर लोगों के पास में है ना जो ले हो रहा है कर देने की बजाय। अरे भाई देख, मानो कि आप है ना जो अपन 3 व्यक्ति हैं, मेरे पास में है ना जो सरकार कर नहीं ले रही, आपके पास में कर ले रही है, तो एक प्रकार से कैसी व्यवस्था मानेंगे? दोषपूर्ण कर व्यवस्था इसको मानेंगे। इसके बाद में अप्रिय नमक कर। ये जो नमक फ्रांस में था ना उस पर भी कर लगा दिया। अरे आप नमक डालते हो, यदि उस पर भी सरकार कर लगा दे तो वो कितनी गंदी सरकार आप मान सकते हो। उसी प्रकार फ्रांस में हो रहा था, वहाँ का जो शासक था उसने नमक पर कर लगा दिया। जैसे महात्मा गांधी ने भारत में है ना जो विरोध किया था कि नमक पर कर लगा दिया था अंग्रेजों ने, तो उसका विरोध किया था। उसी प्रकार यहाँ पर भी हुआ कि आपने रोजमर्रा की ज़िंदगी में खाने वाली चीज़ों पर आप कर लगा रहे हो, तो ये कैसा न्याय है। इसके बाद में शराब पर कर लगा दिया। लोग शराब पीते तो उस पर कर लगा दिया। अब आपको पता है कि शराब पर कोई कर लगा दिया, अभी जो शराब पीते हैं लोग कर लगा दे तो कितना दुख होगा उनको, तो यहाँ पर शराब पर भी कर लगा दिया आपने। सरकार पर ऋण भार। जो वहाँ की जो शासक थे उन पर है ना जो ऋण बहुत ज़्यादा चढ़ गया। इससे सरकार पर यदि ऋण चढ़ता है ना तो वो जनता के पास में वसूल करती है। तो
यहाँ के जो शासक थे वो बढ़िया तरीके से अय्याशी करते थे। इससे क्या हुआ कि इनके ऋण बढ़ गए और इस ऋण को चुकाने के लिए इन लोगों ने जनता का शोषण करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें किसान प्रमुख रूप से मान सकते हैं। कर बढ़ा दिया, मजदूरों पर कर बढ़ा दिया, कारीगरों पर कर बढ़ा दिया, इन पर कर बढ़ा दिया। इससे जनता बहुत नाराज थी। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में अपन चलते हैं राजनीतिक कारण, यानी बाकी शासकों से संबंधित इसमें कारण आएंगे। शासन में भ्रष्टाचार, ठीक है। इसके बाद में शासन में कुशलता का अभाव। जो शासन था ना, वहाँ के शासक थे वो बिल्कुल भ्रष्ट हो चुके थे। लुई सोलवे के बारे में आप पढ़ोगे कि वो अपनी जो रानी है उसके प्यार में पागल था, अय्याशी में डूबा रहता था, जनता का कोई पता ही नहीं है। तो शासन व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है। और आपको पता है कि सम्राट यदि भ्रष्ट है तो उसके जो नीचे के अधिकारी हैं वो भी भ्रष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है वो बिल्कुल बेकार थी। शासन में कुशलता का अभाव, उसमें जो शासक होता है ना, शासन को चलाने वाला, वो ही सही नहीं है तो फिर जनता है ना जो दुखी पाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद देखो लुई सोलवा का चरित्र, इसमें आप पढ़ोगे कि लुई सोलवा इतना भ्रष्ट हो चुका था कि बस वो उसको तो रानी रानी दिखती थी, उसके प्यार में पागल था और बस ये भोग विलास में डूबा रहता था। तो इसका चरित्र बेकार था। इसके बाद में सामंतों का पक्षपात होना। ये सामंत है ना जो किसका खून चूसते थे, ये जो गरीब है ना, किसान मजदूर, इनका खून चूसते थे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही बढ़िया तरीके से हमने डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो को दोबारा से देखना यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया। मेरे हिसाब से मैंने बढ़िया तरीके से समझा दिया है। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू।